नमस्कार। आज हम एक बहुत ही एक असाधारण सफर पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने शुरुआती मुश्किलों और यहाँ तक कि गंभीर वित्तीय गलतियों के भंवर से निकलकर एक जबरदस्त, आप कह सकते हैं, वित्तीय कामयाबी हासिल की है। और ये सारी जानकारी हमें एक स्रोत से मिली है, रोहन की रईसी तक की राह, एक वित्तीय ओडिसी। तो आज हमारा मकसद है इसी स्रोत के आधार पर रोहन के जीवन के वो अहम पड़ाव, उसकी चुनौतियां और सबसे जरूरी वो सीखें, उनको समझना जिन्होंने उसे असल में शून्य से करोड़ों तक पहुंचाया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, मुझे लगता है ये प्रेरणा और बहुत सारी व्यावहारिक सीखों का एक तरह से खजाना है। जरा सोचिए, एक नौजवान जो पढ़ाई में सच कहूं तो कमजोर था, ऑनलाइन गेमिंग की लत में ऐसा फंसा कि लाखों के कर्जे में डूब गया। वो आखिरकार 10 करोड़ रुपए का निवेश पोर्टफोलियो कैसे बना पाया? सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय लगता है ना? चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं, परत दर परत। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे शहर से। रोहन का जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। पिताजी हमाली का काम करते थे, माँ घर संभालती थी। आर्थिक तंगी तो थी घर में, लेकिन हाँ, घर का माहौल ऐसा था जहाँ मेहनत, ईमानदारी, अनुशासन, इन मूल्यों की बात होती थी। ये सिखाया गया था। पर बचपन से ही रोहन का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। गणित, विज्ञान, ये सब तो जैसे बोझ लगते थे उसे। उसकी दिलचस्पी ज्यादातर खेलकूद और दोस्तों में ही रहती थी। और देखिए, यही एक दिलचस्प बहुत सामने आती है। एक तरफ तो परिवार के मूल्य थे, मेहनत करो, ईमानदार रहो। दूसरी तरफ उसकी अपनी रुचियां थी और शायद थोड़ा बाहरी माहौल का असर भी, जो उसे पढ़ाई से जैसे दूर खींच रहा था। ये दिखाता है कि कैसे हमारा शुरुआती माहौल और व्यक्तिगत झुकाव, भले ही उस वक्त मासूम लगें, आगे चलकर हमारे बड़े फैसलों की नींव रख सकते हैं। हाँ, फिर वो कॉलेज पहुंचा। पढ़ाई में तो कोई खास सुधार नहीं हुआ, लेकिन हाँ, नए दोस्त बन गए। और इन्हीं दोस्तों में एक था रोहित। इसी ने रोहन को ऑनलाइन रम्मी की दुनिया से मिलवाया। अब शुरुआत में तो रोहन थोड़ा हिचकिचाया, उसे ये सब ठीक नहीं लगा। लेकिन फिर उसने अपने आंखों से देखा कि रोहित ने कैसे सिर्फ 200 रुपए लगाए और 800 रुपए जीत लिए। बस वो देखकर शायद उसका मन बदल गया। उसने भी सोचा, चलो कोशिश करते हैं। और पहली बार में ही कुछ जीत भी गया। फिर क्या था, दोस्तों की वाहवाही मिली, वो शुरुआती जीत का नशा, बस रोज खेलने लगा। और देखते ही देखते ये एक लत बन गई। हाँ, ये जो पैटर्न है ना कि शुरुआत में छोटी सी जीत मिल गई और फिर लत लग गई, ये ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी में बहुत ही आम है, बहुत कॉमन। वो पहली आसान जीत दिमाग को जैसे एक किक देती है ना? डोपामाइन रिलीज होता है और लगता है कि अरे, ये तो बहुत आसान है पैसा कमाना। इसी तुरंत मुनाफे का लालच इतना जबरदस्त होता है कि धीरे धीरे इंसान अपना कंट्रोल खो बैठता है। स्रोत भी इसी बात पर जोर देता है कि रोहन के मामले में बिल्कुल यही हुआ था। फिर कॉलेज खत्म हुआ, रोहन को नौकरी भी मिल गई। चलो ठीक है, 20,000 रुपए महीने की। घर वालों को उम्मीद बंधी कि चलो अब लड़का कमाएगा, घर संभालेगा, कुछ सहारा बनेगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। नौकरी की तनख्वाह हाथ में आने लगी तो वो रम्मी खेलने का सिलसिला और तेज हो गया। पैसे कम पड़ते तो लोन ले लेता, और ये सिलसिला ऐसा चला कि 25 से 27 साल की उम्र के बीच रोहन पर करीब 10 लाख रुपए का कर्ज चढ़ गया। 10 लाख का कर्ज, वो भी सिर्फ 27 साल की उम्र में। ये सुनना ही चौंका देता है। स्रोत बताता है कि उसका बैंक अकाउंट लगातार माइनस में रहता था। दिन भर रिकवरी एजेंट्स के फोन आते थे। हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उसे अपना पुराना पता तक बदलना पड़ा। वो फोन उठाना ही बंद कर दिया उसने। रातें जागते हुए कटती थीं, बस यही चिंता कि अगली ईएमआई कहां से आएगी। स्रोत कहता है ये वाकई उसके जीवन का सबसे मुश्किल, सबसे भयानक दौर था। कि ये सिर्फ पैसों की तंगी का मामला नहीं था, ये एक गहरा मानसिक बोझ था। लगातार डर, शर्मिंदगी, भविष्य का कोई भरोसा नहीं, अनिश्चितता। ये बिल्कुल दिखाता है कि कैसे एक अनियंत्रित आदत और थोड़ी वित्तीय समझ की कमी इंसान को न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी बिल्कुल तोड़ सकती है। ये सिर्फ गलत फैसले नहीं थे, ये एक तरह का दुष्चक्र बन गया था जिससे निकलना मुश्किल लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि हर रात की सुबह होती है। उसी अंधेरे दौर में, शायद बिल्कुल हताशा के आलम में, रोहन को जैसे एक झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि यार,
ये जिंदगी नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। और उसने फैसला किया, बस अब बहुत हुआ, अब जिंदगी बदलनी है। उसने उसी वक्त ठान लिया, पहला काम रम्मी खेलना बिल्कुल बंद, दूसरा सारा कर्ज चुकाना है चाहे जैसे भी हो, और तीसरा सिर्फ कर्ज चुकाना नहीं बल्कि भविष्य के लिए निवेश भी शुरू करना है। उस स्थिति में ये सोचना भी मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा संकल्प था। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं थी। उसने बाकायदा अपनी 20,000 रुपए की सैलरी का हिसाब लगाया, एक पक्का बजट बनाया, तय किया 10,000 रुपए सीधा लोन EMI में जाएगा हर महीने, 4,000 रुपए घर के खर्च के लिए देगा, 4,000 रुपए, ये महत्वपूर्ण है, हर महीने निवेश के लिए अलग रखेगा, 1,000 रुपए अपने निजी खर्चों के लिए, और बाकी 1,000 रुपए बिजली पानी वगैरह दूसरे खर्चों के लिए। हाँ, ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल, यहाँ सिर्फ एहसास नहीं है बल्कि जिम्मेदारी लेना और एक ठोस, बिल्कुल प्रैक्टिकल योजना बनाना शामिल है। अपनी गलती मान लेना एक बात है, लेकिन उससे निकलने का रास्ता बनाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। और ये बजट बनाना, ये पहला सबसे जरूरी व्यवहारिक कदम था। इसने उसके पैसे को एक दिशा दी, एक मकसद दिया। पहले जैसे पैसा उसे कंट्रोल कर रहा था, अब उसने पैसे को कंट्रोल करना शुरू किया एक तरह से। तो 28 साल की उम्र में रोहन ने अपने इसी बजट के मुताबिक 4,000 रुपए महीने की SIP शुरू की। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बिल्कुल, यानी हर महीने एक तय रकम, आमतौर पर म्यूचुअल फंड में निवेश करना। ये तरीका जबरदस्त अनुशासन लाता है, क्योंकि पैसा अपने आप आपके अकाउंट से कटकर निवेश हो जाता है। आपको हर महीने सोचना नहीं पड़ता, और छोटी रकम से भी शुरुआत की जा सकती है, जैसा रोहन ने किया 4,000 रुपए से। हाँ, और रोहन ने सिर्फ SIP शुरू नहीं की, उसने एक और कमाल की चीज की जो स्रोत में बताई गई है। उसने तय किया कि वो हर साल अपनी SIP की रकम में 6% की बढ़ोतरी करेगा। इसे कहते हैं स्टेप अप SIP। मतलब अगर इस साल 4,000 रुपए लगा रहा है तो अगले साल 4,240, उसके अगले साल और 6% ज्यादा, और इसी तरह आगे। उसका तर्क सीधा था कि जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी तो थोड़ा थोड़ा निवेश भी तो बढ़ना चाहिए। और ये स्टेप अप SIP की जो रणनीति है ना, ये कमाल की है। सुनने में शायद 6% बहुत ज्यादा ना लगे, है ना, लेकिन लंबे समय में इसका असर बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। ये आपकी बढ़ती आय को सीधे आपके बढ़ते निवेश से जोड़ देता है, और ये उस चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंडिंग के असर को और तेज कर देता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये छोटी सी बढ़त है जिसको अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, पर रोहन ने इसकी ताकत को शायद जल्दी समझ लिया। चलिए अब देखते हैं कि इस नई शुरुआत और इस अनुशासन का नतीजा क्या निकला। पहले कुछ साल कैसे रहे। तो 28 साल की उम्र में जब 4,000 रुपए मासिक SIP शुरू की, साल के अंत तक उसका पोर्टफोलियो करीब 50,000 रुपए का हुआ। कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी शायद, लेकिन उस कर्ज के अंधेरे से निकलकर ये यकीनन एक उम्मीद की किरण जैसी रही होगी। फिर 29 साल की उम्र में वो 6% स्टेप अप लागू हुआ, तो मासिक SIP हुई 4,240 रुपए। साल के अंत तक पोर्टफोलियो बढ़कर लगभग 1,10,000 हो गया। अब रोहन को थोड़ा भरोसा होने लगा होगा कि हाँ यार, ये रास्ता सही है। 30 की उम्र में SIP बढ़कर 4,445 हुई, पोर्टफोलियो करीब 1,80,000 पहुंच गया। और 31 साल की उम्र में जब SIP 4,765 रुपए महीने की हुई, पोर्टफोलियो लगभग 2.5 लाख रुपए हो गया। स्रोत बताता है कि शायद यहीं पर उसे पहली बार थोड़ा थोड़ा एहसास हुआ कि पैसा सिर्फ जुड़ नहीं रहा है, बल्कि पैसा अब पैसा भी बना रहा है। वो कंपाउंडिंग का जादू शुरू हो रहा था। बिल्कुल, कंपाउंडिंग का मतलब ही यही है। जब आपके निवेश पर जो मुनाफा मिला है, उस मुनाफे पर भी आपको आगे मुनाफा मिलने लगे। और ये शुरुआती साल मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत अहम होते हैं, बहुत ज्यादा। रकम भले ही छोटी लगे, लेकिन हर महीने निवेश करना और पोर्टफोलियो को धीरे धीरे ही सही पर बढ़ता हुआ देखना एक सकारात्मक फीडबैक लूप बनाता है। स्रोत में भी ये बात आती है कि शायद ये लगातार छोटी सकारात्मक बढ़त देखना रोहन के दिमाग को एक तरह से रीवायर करने में मदद कर रहा था। वो दिमाग जो पहले रम्मी की छोटी इंस्टेंट जीत का आदी था, अब निवेश की स्थायी धीरे धीरे होने वाली बढ़त में संतुष्टि ढूंढ रहा था। ये सिर्फ गणित नहीं था, ये मनोविज्ञान भी था। वाह, ये बहुत दिलचस्प नजरिया है। अब आते हैं कहानी के मध्य भाग पर। 32 से 37 साल की उम्र तक रोहन की मासिक SIP 5,000 से शुरू होकर हर साल 6% बढ़ती रही। इस दौरान उसका पोर्टफोलियो अच्छी रफ्तार से बढ़ा
और करीब 14-15 लाख तक पहुंच गया। और फिर 37 साल की उम्र में उसकी जिंदगी में एक और अहम मोड़ आया। उसकी शादी हुई। पत्नी सुषमा का उसे जबरदस्त साथ मिला। स्रोत कहता है कि ये साथ सिर्फ भावनात्मक नहीं था। सुषमा ने वित्तीय फैसलों में भी रोहन का पूरा साथ दिया, उसके लक्ष्यों को समझा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ज्यादा। एक जीवन साथी का समर्थन, खासकर जब आप इतने लंबे वित्तीय सफर पर हों, तो वो बहुत मायने रखता है। अगर आपका साथी आपके लक्ष्यों को समझे और उसमें सहयोग करे तो मुश्किल थोड़ी आसान हो जाती है। सुषमा की भूमिका यहाँ सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम की नहीं लगती, बल्कि एक एक्टिव पार्टनर की लगती है, जैसा स्रोत से पता चलता है। बिल्कुल। शादी के बाद भी निवेश का वो अनुशासन बना रहा, टूटा नहीं। 37 से 42 साल की उम्र तक मासिक SIP बढ़ते बढ़ते लगभग 6,500 रुपए तक पहुंच गई थी। इस दौरान यकीनन बाजार में उतार चढ़ाव आए होंगे, जरूर आए होंगे, लेकिन रोहन रुका नहीं, निवेश जारी रखा और 42 साल की उम्र तक उसका पोर्टफोलियो करीब 30 लाख रुपए का हो चुका था। फिर 42 से 47 साल के बीच का दौर, SIP बढ़कर 8,500 रुपए महीना हो गई थी और कमाल देखिए, इन 5 सालों में पोर्टफोलियो लगभग 2 गुना होकर 60 लाख तक पहुंच गया। हाँ, यहाँ 2 चीजें साफ दिखती हैं। पहला, अनुशासन की ताकत, लगातार बने रहना, बाजार ऊपर जाए या नीचे, SIP चलती रही। देखिए, ये कहना आसान है, करना मुश्किल, खासकर जब बाजार गिर रहा हो। डर लगता है, बहुत से लोग निवेश रोक देते हैं, लेकिन रोहन टिका रहा। दूसरा, यहीं पर वो स्टेप अप SIP का असर भी ज्यादा दिखने लगता है। हर साल निवेश की रकम बढ़ने से पोर्टफोलियो की ग्रोथ में तेजी आती है। और हाँ, ये भी मानना होगा, जैसा स्रोत के टाइमलाइन से अंदाजा लगता है कि रोहन के निवेश के ये जो साल थे, वो शायद भारतीय शेयर बाजार के लिए भी काफी अच्छे दौर रहे होंगे। तो बाहरी माहौल ने भी उसकी रणनीति का साथ दिया होगा। हालांकि स्रोत इस पर ज्यादा डिटेल नहीं देता, पर ये एक संभावित कारक हो सकता है। हाँ, बाहरी कारकों का असर तो होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब वो दौर आने वाला था जहां कंपाउंडिंग, वो चक्रवृद्धि ब्याज अपना असली रंग दिखाने वाला था। 47 से 50 साल की उम्र के बीच मासिक SIP 10,000 रुपए हो गई थी और पोर्टफोलियो वो उछलकर सीधा 1.25 करोड़ पर पहुंच गया, सिर्फ 3 साल में। लगभग 90 लाख की बढ़त, सोचिए जरा। फिर 50 से 55 साल की उम्र में मासिक SIP 12,000 थी, पोर्टफोलियो बढ़कर हो गया करीब 3.5 करोड़ रुपए। 55 से 60 साल के बीच SIP 13,500 रुपए महीना और पोर्टफोलियो पहुंच गया लगभग 7 करोड़ रुपए। रफ्तार देखिए, ग्रोथ की स्पीड। और आखिर में 60 से 62 साल की उम्र में जब मासिक SIP 15,000 थी, उसका कुल पोर्टफोलियो 10 करोड़ के उस जादुई आंकड़े को पार कर गया। पूरे 34 साल का सफर, 4,000 रुपए महीने की छोटी सी शुरुआत से 10 करोड़ तक। रोहन ने खुद अपनी आंखों से देखा कि कैसे वो लगातार छोटे निवेश और सालाना सिर्फ 6% की बढ़ोतरी ने आखिर में क्या कमाल कर दिखाया। ये चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का जीता जागता सबसे साफ उदाहरण है। बिल्कुल। इसी को कहते हैं ना, आइंस्टीन ने कहा था शायद दुनिया का 8वां अजूबा। शुरुआती सालों में ग्रोथ धीमी लगती है, जैसे कोई बर्फ का गोला पहाड़ी से लुढ़कना शुरू हुआ हो, छोटा सा। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आता है, उसका आकार और उसकी रफ्तार दोनों तेजी से बढ़ते जाते हैं। संपत्ति निर्माण की जो गति है, वो आखिरी के सालों में नाटकीय रूप से ड्रामेटिकली तेज हो जाती है। लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक तो समय और दूसरा धैर्य, टिके रहना। राइट। रोहन ने दोनों दिए। उसने पूरे 34 साल तक अनुशासन बनाए रखा। यही असली कुंजी है। पैसा तो बन गया, बहुत सारा बन गया, लेकिन रोहन ने इस दौरान एक और चीज समझी। उसने अपनी सेहत पर भी ध्यान देना शुरू किया। ये भी जरूरी था। सुबह दौड़ना, जिम जाना, योग करना, ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। उसे शायद ये एहसास हुआ कि असली दौलत तो अच्छी सेहत ही है। पैसे का क्या फायदा अगर शरीरी साथ ना दे, है ना? और फिर 62 साल की उम्र में रोहन ने अपनी नौकरी से रिटायरमेंट ले ली, आर्थिक रूप से पूरी तरह आजाद होकर 1 करोड़पति बनकर। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। स्रोत बताता है कि रिटायरमेंट के बाद रोहन और सुषमा ने मिलकर समाज सेवा का रास्ता चुना। वो अब गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करते हैं और सबसे अहम, युवाओं को अपने जीवन के अनुभव से सिखाते हैं निवेश का महत्व क्या है, अनुशासन की ताकत क्या है और धैर्य रखने का फल क्या मिलता है।
ये ये सफर का एक बेहद सार्थक अंत है, या शायद एक नई शुरुआत है। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ अपने लिए ऐशो आराम नहीं होता, ये आपको दूसरों के लिए कुछ करने की क्षमता और अवसर भी देती है। रोहन का अपने अनुभव और ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना उसकी कहानी को सिर्फ अमीर कैसे बनेगी टिपिकल कहानी से कई ज्यादा बड़ा बना देता है। ये एक जिम्मेदार और उद्देश्यपूर्ण जीवन का उदाहरण है मेरे हिसाब से। तो इस पूरी कहानी से, इस स्रोत के विश्लेषण से हम क्या मुख्य संदेश ले सकते हैं? मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, वापसी हमेशा संभव है। एक छोटी सी शुरुआत, लगातार अनुशासन, नियमित प्रयास और लंबे समय तक टिके रहने का नजरिया, ये सब मिलकर वाकई असाधारण नतीजे दे सकते हैं। रोहन की कहानी में गलतियों से सीखना, फिर एक बजट बनाना, नियमित SIP करना, उसमें वो स्टेप अप जोड़ना, धैर्य रखना और हाँ, एक सहयोगी जीवन साथी का साथ, ये सारे तत्व बिल्कुल साफ नजर आते हैं। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला। ये कहानी सिर्फ निवेश के गणित या कंपाउंडिंग के फॉर्मूले की नहीं है। ये कहानी है वित्तीय जिम्मेदारी लेने की, अनुशासन की और सबसे बढ़कर सही निवेशक व्यवहार की, जिसे हम बिहेवियरल फाइनेंस कहते हैं। बाजार का उतार चढ़ाव आएगा, डर लगेगा, कभी लालच भी आएगा। इन सब भावनाओं के बीच टिके रहना, अपनी योजना पर अमल करते रहना, यही असली चुनौती है और यही रोहन की जीत का सार है। गणित अपना काम करता है, बिल्कुल करता है, पर उसे काम करने देने के लिए सही व्यवहार बनाए रखना बहुत जरूरी है। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, आज आप अपनी वित्तीय आदतों में जो छोटे छोटे नियमित बदलाव लाएंगे, वो अगले 10, 20 या 30 सालों में आपकी जिंदगी को कैसा आकार दे सकते हैं। रोहन की कहानी से ऐसी कौन सी एक चीज है, चाहे वो बजट बनाना हो या कर्ज से निकलने का पक्का इरादा हो या बस 500 रुपए की ही सही एक SIP शुरू करना हो, जिसे आप आजमा कर देखना चाहेंगे? सोचने वाली बात है।